जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। और दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण कथन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथी लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार क्या है, इन कथनों के बारे में आपको पढ़ना है। ये कथन दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके हो और अब अपन पूरे रेगुलर कथन पढ़ेंगे, है ना। रेगुलर कथन पढ़ेंगे और इन कथनों को आपके दोस्तों कोर्स में भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, कोर्स में भी डाला जाएगा। चलिए, तो ये कथन आप पढ़ चुके हो और अब अपन शुरुआत से पूरा कथनों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग बताओ, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत। जल्दी से चयन करो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाइक कर दो एक बार। और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से सभी साथी जुड़े रहें, अध्ययन चालू कर दें। ठीक है, और निरंतर इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से। यहां पर कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कथन किसका है? तो आपका पता है कि सर कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कथन दोस्तों माना जाता है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, भूलना नहीं है। ये वीडियो पूरे के पूरे वीडियो दोस्तों ऐप में डाले जाएंगे। ठीक है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये कथन किसका है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। मौन भी अभिव्यंजना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या उत्तर लगाओगे? मौन। और मैं अगर आपसे पूछूंगी बताओ मौन कौन कौन रहता है? बोले सर अज्ञे। मौन कौन कौन रहता है? मौन कौन कौन रहता है? बोले सर अज्ञे। तो मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। और मैं अगर आपसे कहूं कि तुम्हारा सच कितना है तो आप क्या बताओगे कि सर अज्ञे। पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ है ना। तो ये भी अज्ञे है ना। तो ये कथन भी किसका हो जाएगा? अज्ञे जी का हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ना। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो जल्दी से। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, कहां पर ढली? अमेरिका में ढली क्या? हिंदी नई चाल में ढली कहां पर? अमेरिका में या फिर दोस्तों भारत में? तो बोले सर हिंदी नई चाल में तो ढली है, लेकिन ये हिंदी नई चाल में ढली है कहां पर? भारत में। भारत में ढली है, तो ये कथन भी किसका हो जाएगा? भारतेंदु जी का हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है। नामवार सिंह का है, रामनरेश त्रिपाठी जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर निराला का है? अब एक क्वेश्चन पूछा भी गया, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। सभी लोग बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। और यहां पर आपका शानदार क्वेश्चन जा रहा है कि सर अंतःकरण में तो हम महावीर का भजन करते हैं। महावीर अंतःकरण से करते हैं क्या? महावीर की पूजा, है ना। महावीर का प्रसाद हमने अंतःकरण से ग्रहण किया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं सा नंबर आपका सही है। सा नंबर अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। राकेश जी, कथन और इंटरव्यू जो भी है वो आप उसमें पढ़ लेना, उसमें डले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति, कथन किसका है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? 5 का उत्तर बताइए, जल्दी से बताना है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो जल्दी से। 5 नंबर का शानदार क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये कथन बताना है, किसका कथन है? इसको अपन को ट्रिक से याद करेंगे, इसको, है ना। कैसे याद करना ट्रिक से? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, निराला का है, या फिर अज्ञे का है। यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। और 5 नंबर प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। तो आपको यहां पर
उत्तर है 5 नंबर का। और सभी लोग बता रहे कि सर समाज में अगर प्रगति करना है, समाज में अगर प्रगति करना है तो क्या करना है? बोले सर नाग देवता को प्रसन्न करना है। नाग देवता को क्या करना? प्रसन्न करना। अगर प्रगति करना है तो नाग से मतलब समझते हो, आपके दुश्मन आपको घात ना पहुंचा पाए, ऐसी चीजों पर सतर्क रहना है। तो कहने का मतलब है कि प्रगति करना है अगर समाज में, है ना, तो नागों को प्रसन्न रखिए, है ना। नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा शक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ठीक है, तो यहां पर बताओ 6 नंबर ये कथन किसका है? दोस्तों शब्द शक्ति में आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद है ना कथन पढ़ लो, एक आध दिन मौका मिलेगा, शब्द शक्ति आपको पढ़ा देंगे। अभी केवल कथन पढ़ना है अपन को, कथन और पंक्तियां। ठीक है, तो केवल प्रेम लक्षणा शक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये कथन किसका है? 6 नंबर का बहुत ही शानदार कथन है। और एक कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि केवल प्रेम लक्षणा शक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। प्रवृत्ति जागृत हुई, ये कथन कौन कहेगा? रामचंद्र शुक्ल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो और बताइए, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? एक भी क्लास मिस नहीं करना किसी भी साथियों को। ठीक है, ये कथन आना ही चाहिए। और आपको मैं अभी तीसरी बार ये कथन पढ़ा रहा हूं, आपको तीसरी बार, है ना। तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है और कौन से सप्तक में कहा है? तो आपको पता है यहां पर कि राहों का अन्वेषी अज्ञे जी ने। बोले सर पता नहीं राहों के अन्वेषी कौन कौन है? अज्ञे। मैंने कहा राहों का अन्वेषी कौन कौन है? बोले सर अज्ञे। पता नहीं राहों का अन्वेषी कौन कौन है? अज्ञे। तो अज्ञे ने कहा है राहों का अन्वेषी, है ना। और किसकी भूमिका में कहा है? ये कहा है तार सप्तक की भूमिका में। तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, राइट है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। ये कथन किसका है? जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए, बहुत ही शानदार। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु। शत्रु की बात आई है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। और शत्रु के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। कई लोग क्या करते हैं, जल्दी से बताइए फटाक से। कई लोग नांग को क्या समझते हैं? शत्रु समझते हैं। शत्रु काय को? नांग को। यहां पर याद रख लेना, पूंजीवाद का शत्रु। शत्रु कौन? नांग। डॉक्टर नगेंद्र। सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करवाने से हुआ है। ये कथन किसका? व्यक्ति के महत्व को। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, व्यक्तिवाद की कविता है। व्यक्तिवाद, है ना। बोले सर व्यक्तिवाद, तो व्यक्तिवाद आपका क्या हो जाएगा यहां पर? व्यक्ति। बोले सर व्यक्ति का तो कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, है ना, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करवाने से हुआ है। तो व्यक्ति के महत्व को और व्यक्तिवाद, तो यहां पर अपन को याद रख लेना है व्यक्ति। तो व्यक्ति का क्या होगा? बोले सर व्यक्ति की बात हो रही तो व्यक्ति का तो कोई ना कोई नाम जरूर होगा। नामवार से का कथन है, नामवार से। ये नंबर शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मुक्ति, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो अब बताओ यहां पर छंदों की मुक्ति कौन करवाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन, लगभग सभी लोगों को पता है ना। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? प्रीति पाल जी बताइए जल्दी से। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये जो कथन है, ये कथन है निराला जी का, यानी कि सी नंबर आपका सही है। क्योंकि छंदों को, है ना, सबसे पहले मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला ही माने जाते हैं। ठीक है,
और छंदों को मुक्ति दिलाई है काव्य से किसने? निराला जी ने, निराले तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रहा है। आपको बताना है दोस्तों, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है? अपन ने यहाँ पर एक कथन पढ़ा था, विलक्षण प्रभाव। तो विलक्षण प्रभाव किसका है बताइए, जागृति जी बताओ, विलक्षण प्रभाव किसका है साहित्य में? बताओ। यहाँ पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव आ गया, विलक्षण। बोले सर विलक्षण प्रभाव की बात मत करो, विलक्षण प्रभाव तो साहित्य में एक व्यक्ति का है, जिसका नाम क्या है बताइए? बबीता यदुवंशी जी बताइए जल्दी से। विलक्षण प्रभाव बोले सर एक ही व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका जो सी नंबर है 11 में बहुत ही आंसर सही है। ठीक है, आरंभ में ही रामचंद्र शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। रस सिद्धांत शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक है, विचित्र आतंक, आतंक से मैंने ट्रिक बताई थी, और प्रभाव रहा है। ये कथन किसका है? आतंक। बताओ आतंक कौन फैला देता है? प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का क्वेश्चन है। और आपके घर में अगर नांग आ जाए, नांग, तो बोले सर वो तो आतंक फैला देते हैं। आपके घर में अगर नांग आ जाए तो आतंक फैल जाएगा, नांग अंदर तो घर के लोग बाहर, है ना? आतंक। बोले सर कभी कभी होते, बोले नांग ने तो आतंक मचा रखा है ना? यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र, ये आतंक और प्रभाव रहा है, ये कथन दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र का है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन बताना है। 13 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शोभा जी, ममता जी, उत्कर्ष, वंदना जी, गीता जी, नंदुलारी वाजपेयी का, रामनरेश त्रिपाठी, नगेंद्र, निराला किसका है? 13 का शानदार क्वेश्चन है। 13 मीरा का चक्कर है और 13 में मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। आ गया था सीमा जी? ऐसे ही हुआ होगा कि नाग अंदर और घर के लोग बाहर। तो मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। अब भाई प्रोफेसर तो बड़े निराले होते हैं, उनके बीच छायावाद सिद्ध करने के लिए कोई निराला व्यक्ति ही चाहिए, है ना? तो प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करने के लिए कोई निराला व्यक्ति चाहिए। तो ये कथन भी किसका है? निराला जी का है। डी नंबर निराला आपका बिल्कुल सही है। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। ये कथन बताना है। बहुत ही बढ़िया कथन है दोस्तों, जल्दी से बताओ, फटाक से बताइए जल्दी से। ये कथन है आपकी स्क्रीन पर है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है और 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है। ये कथन किसका है? ये कथन बताना है। अब यहां पर बात आई विशाल सांस्कृतिक चेतना। विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था छायावाद। विशाल सांस्कृतिक चेतना मतलब समझ रहे हो कि हजारों सांस्कृतिक चेतनाएं, विशाल है ना? तो विशाल से क्या हो जाएगा? हजारों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसका है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। नामवार से महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कबीर की अपेक्षा जल्दी से आती है सिप्रा जी, 36 वाली क्लास भी आती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन बताना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। और तो ये अपन को पता ही है कि सर कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन तो कौन कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल ही कहेंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर प्रैक्टिस करना है दोस्तों ऐसे कथनों की। स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य सत्ता निरपेक्ष नहीं है। सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है। वह जीवन के अन्य बृहत्तर मूल्यों के साथ पुरुषार्थ, आध्यात्मिक तथा नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ अनिवार्य रूप से संबंध है। ये कथन किसका है? 16 नंबर का क्वेश्चन है।
16 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। स्वतंत्र सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है ना, सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्वतंत्र आया, स्वतंत्र, और नांग कैसा होता है, बोले सर नांग होता है स्वतंत्र, है ना, नांग स्वतंत्र होता है, ठीक है, जहां चाहे घूम सकता है, किसी के घर में भी घुस सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो नांग कैसा होता है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर की भाव बच्चन से अधिक उन्मादक सारवान और दोस्तों सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वह हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा, नेता। तो यहां पर 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, तो बताओ बच्चन और दिनकर, है ना, बच्चन और दिनकर। तो बोले सर बच्चन और दिनकर, है ना। बच्चे ने दिन में त्रिपाठ पढ़े, कितने पाठ पढ़े, त्रिपाठ पढ़े, बच्चन और दिनकर। बच्चे ने दिन में त्रिपाठ पढ़े। रामनरेश त्रिपाठी का एक कथन है, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं, प्रतिद्वंदी कवि हैं। कैसे प्रतिद्वंदी, बच्चन और दिनकर, इनमें प्रतिद्वंदीता आ गई दोस्तों। वो कहेंगे हम त्रिपाठ पहले पढ़ेंगे, वो कहते कि हम त्रिपाठ पहले पढ़ेंगे, 3 पाठ पढ़ना है दोनों को। तो ये प्रतिद्वंदी हो गए, कौन, बच्चन और दिनकर। क्यों हो गए, क्योंकि इनको क्या पढ़ना था, त्रिपाठ पढ़ना था, त्रिपाठ। तो त्रिपाठ से आपको राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी भी अपन को याद कर लेना। बिल्कुल यहाँ पर नेता आया है, तो नेता लोग क्या बन जाते हैं, नरेश बन जाते हैं, ऐसा भी याद कर लेना। नरेश कौन बनेगा, बोले जो नेता होगा, नेता, ठीक है। तो ऐसे भी याद करोगे। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया। ये कथन किसका है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। उच्च शिक्षित दल, उच्च शिक्षित दल, जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट से। 18 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और देखते हैं कौन कौन सही लगा रहा है 18 नंबर में। उच्च शिक्षित दल, अच्छा एक चीज बताओ कि एक निम्न शिक्षित दल और एक उच्च शिक्षित दल। तो उच्च शिक्षितों का जो दल होगा वो बड़ा निराला दल होगा। बोले सर उच्च शिक्षित दल जो है वो बड़ा निराला है, निराला, निराला है ना। तो ये कथन भी उच्च शिक्षित दल कैसा है, निराला। तो ये कथन भी किसका हो जाएगा, निराला का हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये कथन किसका है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है, अज्ञेय जी का है, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल या फिर निराला जी का है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन बताना है। 19 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, कथन चयन करना है। और 19 में सभी साथी जो आंसर लगा रहे हैं बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है कि सर ये प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, कुछ भी ना था 19 नंबर में। और सभी लोगों ने बताया कि सर केशव के पीछे एक ही व्यक्ति पड़ा था और उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल, उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल। सी नंबर, ठीक है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म छाया का भान, छाया का भान बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है और छाया का भान आपको बताओ, किसकी छाया का भान। बोले सर नंद की छाया का भान हो रहा है हमें, तो किसकी छाया। बोले सर हमें छाया का भान हो रहा है। मैंने कहा किसकी छाया का भान हो रहा है। बोले सर हमारी नंद की छाया का भान हो रहा है, नंद की छाया का भान
तो यहाँ पर उत्तर सी नंबर नंद दुलारे वाजपेयी सही हो जाएगा, है ना। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और किसकी छाया का भान, तो नंद दुलारे वाजपेयी, सी नंबर आपका सही है। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ये कथन किसका। 21 नंबर का क्वेश्चन बताना है, चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए जल्दी से। और सभी का आपको पता है, बोले सर दूसरों को अगर रुलाओगे, है ना, तो उनकी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, है ना। दूसरों को रुलाओगे तो उनकी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और इसलिए दूसरों को रुलाना नहीं, है ना। और दूसरों को रुलाओगे, बच्चन में दूसरों को रुला सकने की, तो दूसरों को रुलाओगे तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपन का मुक्ति बोध सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, ये कथन किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मसाल की बात आई है। चयन करिए जल्दी से। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुए 22 नंबर का क्वेश्चन है। और मसाल की बात आई है तो मसाल कौन दिखा रहा है, मसाल, है ना। बोले सर एक व्यक्ति आए, कौन, अपनी क्लास के आए, बोले सर, मैंने कहा क्या है, बोले सर हम प्रेम करेंगे और आप मसाल दिखाते जाना। मैंने कहा ठीक है भैया, मसाल दिखाते जाएंगे, कर लो प्रेम, है ना। बोले हम प्रेम करेंगे और तुम मसाल दिखाते जाना। मैंने कहा हाँ दिखाते जाएंगे, करते जाओ प्रेम। आनंद जी आए एक दिन, बोले सर बताओ क्या करें फिर। मैंने कहा क्या हो गया, बोले प्रेम करना है। मैंने कहा करो, मैं मसाल दिखाता जाऊंगा। मसाल, ये मसाल की बात आई है तो प्रेमचंद अपन को याद रख लेना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ना। छायावादी कवि नारी के अंगों की मासलता के प्रति आकृष्ट ना होकर उसके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति उसके हृदय के माधुर्य को अनावृत करता है। कथन किसका है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है, फटाक से। देखो कितने जल्दी पूछा, कौन था वह, बता तो दिया, आनंद जी थे। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, लाइक करना है। और 23 नंबर में नारी के अंगों की मासलता के प्रति आकृष्ट ना होकर, यानी कि 23 में, तो आपको याद रख लेना है ना। ठीक है, यहां पर अपना उत्तर हो जाएगा ये डॉक्टर नगेंद्र, है ना। यहां पर नारी के अंगों की मासलता के प्रति आकृष्ट ना होकर उसके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है, कौन, छायावादी कवि। बोले नारी के अंगों की मासलता के प्रति आकृष्ट नहीं होना, नहीं तो नांग आ जाएगा, नांग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नांग। तो ये डर था छायावादी कवियों को कि हमें नारी के बारे में नहीं लिखना है ज्यादा, ये डर था। बोले नारी के अंगों की मासलता के प्रति आकृष्ट नहीं होना है, नहीं तो कौन आ जाएगा, नांग आ जाएगा, नांग। तो नांग अपन को याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आध्यात्मिक रंग के चश्मे, देखो चश्मे अपन को याद रख लेना। चश्मा की बात आई है, तो आपको पता है रामचंद्र शुक्ल कोई भी रचना लिखता था तो रामचंद्र शुक्ल ऐसे चश्मा निकाल के देखते थे। चश्मे की बात आई, मतलब क्या उत्तर लगाओगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। 24 नंबर में कथन याद करना है, और अगर कथन आपने गड़बड़ किए तो समझो कि आप गड़बड़ हो जाओगे। बताओ जल्दी से, कथन में चयन करिए। और 24 नंबर का उत्तर जा रहा है कि सर यहां पर अपना उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जल्दी से, रिंकू जी गिर गए हो तो कोई बात नहीं, उठ जाओ, है ना।
धान काटो, अभी हम भी जाएंगे धान काटने, दिवाली की छुट्टी रहेगी, 1-2 दिन धान हम भी काटेंगे भैया, है ना। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, कथन किसका है? जल्दी से बताइए फटाक से। 25 नंबर का क्वेश्चन है, और असंभव को भी संभव किया जा सकता है कविता द्वारा। और सर कविता द्वारा तो असंभव को संभव किया जा सकता है, लेकिन अगर महावीर का प्रसाद भी मिल जाए तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। महावीर का प्रसाद मिल जाए तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है, संभव को संभव। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। ये कथन किसका है? जल्दी से बताइए, फटाक से बताओ। हाँ हमसे बनता है काटते, मैंने सब काटा है, धान भी काटी है, सब काटा, गेहूं भी काटा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 26 में प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। ये कथन बताना है, ये कथन किसका है? ये कथन लोक जागरण 26 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि सर लोक जागरण किया है हमने। मैंने कहा किसके साथ? बोले सर सुमित्रों के साथ मिलकर हमने मानवीय जागरण भी करवाया है, लोक जागरण भी किया है। लोक जागरण, है ना, किसके साथ? सुमित्रों के साथ मिलकर हमने मानवीय जागरण और लोक जागरण की पहल। तो मानवीय जागरण और लोक जागरण अपन को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया है, अनन्यगामी एकांत प्रेम को, ठीक है। इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं। आत्मसमर्पण द्वारा इस भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है। ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अच्छा गिलास लगवा रहे हो, पानी पीने बैठे रिंकू जी, कोई बात नहीं, पी लो पी लो, देख लो गिलास, ठीक है। तो सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया है, जल्दी से बताइए, है ना। इस बार बारिश बहुत हुई है तो अभी खेतों में पानी भरा है, गीले हैं खेत, हार्वेस्टर उसमें चल नहीं पा रहा है ना, इसलिए हाथ से कटाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया है, और इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं। आत्मसमर्पण द्वारा ही भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है। ये कथन किसका है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, और ये अनन्यगामी भक्ति बताना है। तो आपको पता है कि सर ये अनन्यगामी एकांत प्रेम, है ना, अनन्यगामी एकांत प्रेम, एकांत में प्रेम तो हजारों व्यक्ति करते, एकांत में प्रेम, बोले एकांत प्रेम, बाल गोविंद जी, एकांत प्रेम, अनन्यगामी एकांत प्रेम एक व्यक्ति करता क्या? नहीं करते, 2 व्यक्ति करते, बोले नहीं सर हजारों करते, हजारों, है ना। यहाँ पर आपको पढ़ा है ना कबीर जी की, बोले पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पढ़ने, बोले हजारों लोग करते सर अनन्यगामी एकांत प्रेम। तो ये अनन्यगामी एकांत प्रेम हजारों करते, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन अपन को यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कि अपन थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। यहां पर आ रहे हैं ये है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अब बताओ ये चिंतामणि की रट किसने लगाई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, जल्दी से बताना है ना। चयन करिए। लवली जी भी बोल रही थी सर मैं धान काटने जा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पढ़ाई भी कर रहे हैं लोग, धान भी काटने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु डॉक्टर नगेंद्र नामवार से है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, और 28 नंबर में सभी का उत्तर है कि सर ये चिंतामणि त्रिपाठी वाला जो राग है ना, ये राग रामचंद्र शुक्ल ने अलापा है ना। ये रामचंद्र शुक्ल, ये नंबर आपका सही है। काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण समवाय, है ना, गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है।
29 नंबर में, जल्दी से बताइए। सौरभ वर्मा जी 3 बार रिवाइज करवा चुके, ऐसा थोड़ी बाद में पढ़ लेना आप एक बार। काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण समवाय जिसके द्वारा तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं कथन अपन, है ना। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ऐप में डाल देंगे। काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है ना। 29 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर है कि सर ये कथन काव्य मूल्य का अर्थ है गुण समवाय, है ना। वह गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि बोले सर कौन कर रहा है, नाग काव्य की सिद्धि कर रहा है ना। काव्य की सिद्धि कर रहा है नाग, है ना। तो नाग अपन को याद कर लेना, नाग से नगेंद्र, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम एक कथन किसका है। 30 नंबर का क्वेश्चन है। धान काटना आसान नहीं होता, है ना। जिसको जो काटते रहते वो काट लेते, नहीं तो हंसिया जो है ना यहां से लग जाता है उंगली में, मुझे भी कई बार लगा है पहले, है ना। तो जो काटते रहते हैं वो काट लेते हैं, बाकी नए लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, 1-2-4 दिन फिर बाद में काटने लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। एक कथन 30 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। प्रगतिवाद उपयोगितावाद 30 नंबर का क्वेश्चन है और 30 में ये तो पता ही है कि सर प्रगति करना तो उपयोगिता समझो, किसकी प्रगति करना है तो उपयोगिता समझो, नंद की उपयोगिता समझो, प्रगति करना है तो प्रगति से आपका यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सबके यहाँ नया चावल भिजवा देना भैया, रिंकू जी अपने सभी ग्रुप वालों के यहाँ पार्सल करवा दो 2-2 किलो, ठीक है। तो यहां पर अपन को याद करना है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास एक कथन किसका। 31 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये कथन बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन 31 नंबर का, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद है, नंदलाल वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, कथन बताना है। 31 नंबर का शानदार क्वेश्चन है 31 नंबर में। और साहित्य बोले सर जनसमूह है ना। आजकल जनसमूह के बाल बहुत क्या हो रहा है, बाल बोले सर ये चिंता आपने देखी होगी, जनसमूह के बाल बहुत झड़ रहे हैं। झड़ रहे कि नहीं जनसमूह के बाल, अपने ग्रुप में देखो, जिससे भी पूछ लो बाल झड़ रहा है, बोले सर हाँ झड़ रहा है, कोई दवाई है क्या। तो जनसमूह के बाल बहुत झड़ रहे हैं, साहित्य जनसमूह। तो बालकृष्ण भट्ट का एक कथन है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। 32 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 32 नंबर में 32 का राइट आंसर बताना है, चयन करना। इतना अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर अब हम गुलदस्ता लेकर जाएंगे किसके पास, है ना। आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी के पास जाना, गुलदस्ता लेके जाना, बोलना शुक्ल जी आपने जो काम किया है साहित्य में वो कोई और नहीं कर सका, इसलिए मैं फूल नहीं पूरा गुलदस्ता उठा के लाया हूं। तो गुलदस्ता लेके जाना है कहां पर, पड़ोसी के यहाँ नहीं तो पहुंच जाओ शाम को कि सर ने बोला था गुलदस्ता लेके, शुक्ल जी के पास जाना है गुलदस्ता लेकर, गुलदस्ता। तो शुक्ल जी ये नंबर आपका सही है, ठीक है। जीवन की निरंतर विकासशील धारणाओं और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है। तो यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर में सभी लोग बताएंगे जीवन की निरंतर विकासशील धारणाओं और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, कथन बताना है। 33 में निराला का है, जल्दी से बताओ। मुनीश वर्मा जी ध्यान से किया करो थोड़ा सा, है ना। जीवन की निरंतर विकासशील धारणा और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, ये कथन बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सभी का आंसर 33 में, और 33 में राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। जीवन की निरंतर विकासशील धारणा और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, मानवतावाद में, ठीक है।
मानवतावाद डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद साहित्य के मतलब, साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। ये कथन किसका है? तो मनुष्य के विकास में सहायक कौन है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास में सहायक। तो ये भी अपन को याद कर लेना है कि सर प्रगति साहित्य से मतलब उस साहित्य से है। ये प्रगतिवाद की बात हो रही, प्रगतिवाद की बात। तो प्रगतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से जो समाज को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। मनुष्य के विकास में सहायक है बोले सर रामविलास शर्मा, तो मनुष्य के विकास में बहुत सहायक है, सहायक है। रामविलास शर्मा सहायक है, ठीक है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये कथन बताना 35 नंबर में, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। 35 में दोस्तों मैं बार बार क्यों इन चीजों को आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको ये जो कथन है वो रट जाए और कभी भी पूछे जाए तो आप इसका उत्तर लगाना। जब अपना मूड्स नहीं होता, मूड है ना, अपन बोलते ना कई बार हमारा मूड नहीं है यार, है ना, तो ऐसा ऐसा मलते हैं यार, आज हमारा मूड नहीं है, मूड सही नहीं है, तो मलयज अपन को याद कर लेना है ना। तो मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं है। मूड्स खराब है बोले मल लो थोड़ा सा मूड्स को, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं, प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्राय भावना के अनुशासन में रहकर काम किया। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर 36 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि श्रद्धांजलि का अभिलेख है, श्रद्धांजलि का अभिलेख। किसकी श्रद्धांजलि का अभिलेख? बोले सर नगेंद्र की श्रद्धांजलि का अभिलेख पढ़ना है अपन को। नगेंद्र की श्रद्धांजलि का अभिलेख आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर श्रद्धांजलि का अभिलेख है, किसकी श्रद्धांजलि का अभिलेख? नगेंद्र की। तो नगेंद्र से आपका ये नंबर, नगेंद्र वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने उच्चासन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ये कथन बताना। गोस्वामी यानी गोस्वामी तुलसीदास। सुषमा जी, और अगली क्लास में भी कथन होंगे, इसके आगे अपन पढ़ेंगे कथन को, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से। 37 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास आपको पता है, तुलसीदास के दोस्तों चितेरे कवि जो थे, है ना, रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को बहुत पसंद करते थे। उनकी दोस्तों रामायण से, उनकी रामचरितमानस से बहुत प्रभावित थे रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पर गोस्वामी की तारीफ इतना कौन करेगा? द्विवेदी जी करेंगे? बोले नहीं सर। फिर कौन करेंगे? बच्चन से करेंगे? नहीं करेंगे। तो कौन करेंगे? रामचंद्र शुक्ल करेंगे इतनी तारीफ कि गोस्वामी जी को जो उच्चासन प्राप्त हुआ था, वैसी उच्चता कोई अन्य कवि प्राप्त नहीं कर सका। ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। तो दोस्तों इन कथनों को मेंशन किया जाएगा ऐप में डाला जाएगा। तो आप जितनी बार आपको देखना है उतनी बार आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग लेट आते हैं, जल्दी आने का कष्ट करें। शुरुआत से क्लास आपको मिलेगी तो आप ज्यादा कथन भी पढ़ पाओगे, है ना। फिर इसके आगे 38 नंबर से अपन आगे कथनों को पढ़ेंगे। ये कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।